हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लास में। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास अब केवल 10-12 दिन का ही समय बचा हुआ है, क्योंकि आज 19 तारीख हो चुकी है और अब सीटेट वालों के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो हम आप लोगों के लिए आज साइंस के कुछ एसिड वाले क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आप लोगों के 15 क्वेश्चन जो है साइंस के हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के सीटेट के शिक्षण के क्वेश्चन हैं। मतलब कि साइंस वाले शिक्षण के ही क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो हम आप लोगों को आज मिक्स वाले क्वेश्चन ही कराएंगे। तो देखते हैं आप लोगों के आज कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास हमारी सीटेट के शिक्षण से संबंधित है, जो साइंस और शिक्षण के साथ मिली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी विलयन का पीएच मान 3 है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यह क्षारीय होता है, या उदासीनी विलयन है, या फिर अम्लीय विलयन है, या फिर OH आयनों की मात्रा H पॉजिटिव से अधिक होती है। तो यह क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें कहा गया पीएच मान 3 है, मतलब पीएच मान अगर 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अगर वो 7 के अंतर्गत तक आए, माने कि 6 तक होगा तो वह अम्लीय होता है, और 7 के बाद अगर होगा तो वह क्षारीय होता है। लेकिन इसमें जो कहा गया है कि वह 3 है, मतलब कि यह कैसा है, यहाँ अम्लीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन वह होता है जो 7 से ऊपर का होता है, तो 7 से ऊपर यानी क्षारीय। उदासीनी विलयन वह होता है जो ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, यानी कि करेक्ट 7 ही होगा, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, मतलब कि उदासीनीकरण कहते हैं। और इसमें कहा गया है डी वाले में कि OH आयनों की मात्रा H से अधिक होती है। यह रंग है, क्योंकि OH आयनों की मात्रा जो होती है H पॉजिटिव से कम होती है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो अम्लीय विलयन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पीएच मान 3 वाला पूछा गया है, और 3 वाले में अम्लीय होता है। 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, करेक्ट 7 है तो वह क्षारीय ना ही अम्लीय, बल्कि वह न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनी होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होगा। तो राइट आंसर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो इसका एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि अनिल नाम से इसको याद कर लीजिए। अनिल का मतलब होता है अनिल। अनिल का मतलब होता है आ से अम्ल, ना से नीला, किसमें करता है, लाल में। इसमें क्या पूछा गया था, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज करेगा, तो लाल में करेगा। मतलब राइट आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अम्ल लाल में करेगा। वही इसका उल्टा जो होता है, मतलब कि लाल वाला नीले को चेंज करेगा तो वह कैसा हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, मतलब कि क्षारीय होता है। तो राइट आंसर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक अम्ल का उदाहरण है। अब प्राकृतिक अम्ल क्या होता है, वो प्राकृतिक अम्ल जो होता है वह जैसे खट्टे फल होते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, एसिड पाया जाता है। वही एसिड इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक अम्ल जैसे नींबू होगा, नींबू में क्या पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह HCl होता है, मतलब कि HCl ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, जो भोजन को पकाने का कार्य करता है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल वह होता है जो H2SO4 होता है, मतलब कि यह अम्लों का राजा कहलाता है। H2SO4 अम्लों का राजा होता है। और सिट्रिक अम्ल जो होता है वह प्राकृतिक अम्ल ही होता है। बचता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल वह होता है, इसका सूत्र होता है HNO3। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं एक्वाफोर्टिस। तो एक्वाफोर्टिस को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसमें इसका सूत्र कौन सा होता है, HNO3। ये होता है नाइट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक अम्ल में सिट्रिक अम्ल, यानी कि सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसा कि हमने अभी अभी ऊपर ही बताया है कि नींबू यानी कि खट्टा फल यानी कि प्राकृतिक फल, तो उसमें जो है क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बचता है लैक्टिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है, तो यह दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है यह पालक और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टैनिक अम्ल होता ही नहीं है। मतलब लैक्टिक अम्ल दूध में, सिट्रिक अम्ल नींबू में और ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। तो इसका चौथे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल और धातु की अभिक्रिया में सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? अब इसमें यह पूछा गया है कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसमें कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ना तो ऑक्सीजन निकलेगी, ना ही नाइट्रोजन, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि इसमें निकलेगी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस की एक खासियत ये होती है कि उसको अगर आग के पास ले जाते हैं तो पॉप की ध्वनि के साथ जो है रिप्लेस होती है, मतलब कि पॉप की ध्वनि के साथ उसमें आवाज़ें आती हैं। तो मतलब कि इसका 5 का जो है राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। छठा नंबर देखते हैं क्या कहता है। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? H2 या फिर O2 या फिर CO2 या फिर N2। H2 का मतलब है हाइड्रोजन, O2 का मतलब है ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मतलब नाइट्रोजन। तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या निकलेगा? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मतलब कि CO2 वाला निकलेगा, यानी कि छठे का सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ल की पहचान के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो अभी जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि अनिल और छलन ये लिटमस पेपर पर ही चेक किए जाते हैं। तो अम्ल की पहचान किस पर की जाएगी? तो यह लिटमस पर की जाएगी, ना कि रेत यानी कि बालू पर नहीं, ना ही नमक पर, ना ही चीनी पर। ये तीनों पर नहीं, बल्कि 7 का पहला वाला आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो 7 का पहला वाला यानी कि लिटमस पेपर के ऊपर ही हम इसे चेक कर सकते हैं कि यह अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अम्लीय होगा तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, और क्षारीय होगा तो भी रंग चेंज हो जाएगा। लेकिन कौन से पेपर पे कौन सा कलर का रंग चेंज होगा ये आप लोग ऊपर पढ़ लीजिएगा कि अम्ल है या क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अम्ल और क्षार मतलब कि अम्ल में अगर हम क्षार मिलाते हैं, जैसे किसी भी इंसान को एसिडिटी है, अब एसिडिटी के तौर पर हम उसे MgSO4 देते हैं। MgSO का होल टॉइस अगर देते हैं तो उसमें मतलब कि हम क्षार दे रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे रहे हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे तो उसमें क्या बनेगा? हमारे पेट के अंदर लवण और जल बनेगा, मतलब कि लवण और जल बन जाता है। तो इसमें ये पूछा गया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा क्या जाएगा? तो इसे न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण कहा जाएगा, क्योंकि ये ना तो 7 से ऊपर है और ना ही 7 से नीचे है, बल्कि ये बीच का पॉइंट है, मतलब कि 7 कहा जाएगा, यानी कि उदासीनीकरण कहा जाएगा। तो 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेट में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा होता है? जैसा कि हमने अभी बताया था कि पेट में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल लवण और जल होता है, क्योंकि इसमें HCl होता है। जब उसमें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डालते हैं तब लवण और जल आएगा, लेकिन इससे पहले जो अम्ल होता है वो HCl होता है, मतलब कि सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब H2SO4 जो होता है, H2SO4 अभी हमने ऊपर ही बताया था कि यह अम्लों का राजा होता है। HNO3 और COOH ये क्या होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे आंसर इसका बताइएगा कि COOH ये किसका सूत्र है, इसका रासायनिक नाम क्या है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो 9 का सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है किन गैसों के कारण? SO2 और NO2 के द्वारा, या फिर O2 या फिर N2 यानी कि नाइट्रोजन के द्वारा, H2 और O2 के द्वारा, H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा, या फिर हीलियम और निकेल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी कि SO2 और NO2, मतलब कि सल्फ्यूरिक और वो क्या कहते हैं NO2
नाम ही नहीं याद आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो सिरके में जो अम्ल होता है वह किस में पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो 11 का जो हो जाएगा बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें लिखा है कि फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक अम्ल जो होता है यह हमारा किस में पाया जाता है? तो यह चींटियों में पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो इसमें कौन सा अम्ल निकलता है, जिससे हमारे हाथों पैरों में काटने के बाद खुजली होने लगती है? तो इसमें फार्मिक अम्ल उसके डंक में पाया जाता है, जो हमारे काटने के बाद हमारे त्वचा स्किन में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे हमें खुजली जैसे प्रतीत होता है और खुजलाने पर हमें राहत मिलती है। तो मतलब कि चींटियों में फार्मिक अम्ल हो जाएगा। अब सिट्रिक अम्ल तो हमने ऊपर बताया था कि यह जैसे नींबू जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है, तो यह इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये जो होता है दूध में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 11 का बी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह सामान्यतः क्या होगा? अब 7 से कम है तो हमने क्या बताया था आप लोगों को, अगर 7 से कम है तो वह क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाता है, मतलब कि अम्ल हो जाएगा। अगर 7 से अधिक है तो वह क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। और बीच वाला न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया 7 से कम है, मतलब कि वह सीधी सी बात है कि अम्लीय होगा। क्षारीय 7 से अधिक हो जाएगा। उदासीन बीच का हो जाएगा, यानी कि बीच वाला पोर्शन क्या ऐसा होता है? तो बीच वाला पोर्शन जो हो जाएगा आप लोगों का क्षारीय हो जाता है, यहाँ उदासीन हो जाता है। इसके नीचे वाला क्षारीय, इससे ऊपर वाला अम्लीय हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अम्लीय, यानी कि पहला वाला हो जाएगा। तो 12 का आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों के डंक में, जैसा कि अभी ऊपर बताया था, कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, यानी कि 13 का पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये आप लोगों का नींबू उसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक सिरके में पाया जाता है, सिरके में, इसे खट्टे फलों में। लैक्टिक दूध में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 13 का आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? मतलब कि इसमें विद्युत का करंट क्यों आता है, ये पूछ रहा है। क्योंकि इसमें धातु होती है, इसमें आयन उपस्थित होते हैं, इसमें केवल जल होता है, इसमें गैस घुली होती है। तो केवल वाले तो वैसे भी गलत होते हैं, इसमें गैस घुली होती है यह भी नहीं होगा। बचता है 2 आप लोगों के पास, इसमें धातु होती है या फिर इसमें आयन उपस्थित होते हैं। तो अम्ल का जलीय विलयन जो होता है इसमें विद्युत का चालन इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत का चालन होता है, यानी कि 14 का बी वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग फटाफट से हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। संख्याएं आप लोगों की बहुत ज़्यादा कम है, तो फटाफट से इसे शेयर भी करते रहिए ताकि हमारी संख्या कुछ बढ़े और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है? अभी ऊपर बताया था हमने कि अगर पेट में एसिडिटी होती है तो अम्ल रहता है, मतलब कि एसिडिटी का मतलब एसिड रहता है। एसिड में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस देते हैं तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। तो 15 का आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन जो हैं हमारे वो शिक्षण से रिलेटेड हैं। तो साइंस के शिक्षण वाले क्वेश्चन जो हैं अब 16 से लेकर के 25 क्वेश्चन हमारे शिक्षण से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षण वाले क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होते हैं, क्वेश्चन करने में भी बहुत आसान होते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक शिक्षक अम्ल की अवधारणाओं को शुरू करते हुए विद्यार्थियों से पूछता है कि नींबू का रस खट्टा क्यों लगता है? कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि खट्टा स्वाद ही अम्ल की पहचान है। इस स्थिति में शिक्षक की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? ऑप्शन क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को अम्ल की वैज्ञानिक परिभाषा लिखवाकर उनकी धारणा को सुधारना चाहिए। तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा, पहला वाला, क्योंकि हम परिभाषाएं लिखवाकर उनकी अवधारणा को नहीं समझा सकते, बल्कि हम उसको रटवा भी नहीं सकते, हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न पदार्थों के संकेतक परीक्षण करवाकर स्वाद और अम्ल
अम्लीय प्रकृति के संबंधों की चर्चा करना, यही आप लोगों का राइट आंसर होगा। नीचे वाला भी देख लेते हैं। खट्टे पदार्थों के उदाहरण को बढ़ाकर विद्यार्थियों की अवधारणाओं को पुष्टि करना, यह भी गलत हो जाएगा। अम्लों के रासायनिक सूत्रों को याद कराना, ये नेगेटिव वर्ड होता है। मतलब कि इसमें कहा गया है विभिन्न पदार्थों के संकेतक परीक्षण को करवा करके, मतलब कि हम अम्ल और क्षार को विद्यार्थियों के सामने रख करके हम उसको जो है प्रयोग करवा करके और इसके बाद हम उसमें जो है चर्चाएं करके करेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये खट्टा क्यों है, ये क्षारीय है तो ये कड़वा क्यों है। इस प्रकार की गतिविधि को कराएंगे। तो ये हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 16 नंबर का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अम्ल और क्षार पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों से पहले यह अनुमान लगाने को कहता है कि विभिन्न घरेलू पदार्थ संकेतक के साथ कैसी प्रतिक्रिया देंगे, इसके बाद प्रयोग करवाता है। यह गतिविधि मुख्यतः क्या है, मतलब कि कह रहा है अम्ल और क्षार को पढ़ाते समय कि आप पहले अनुमान लगाओ कि आपके घर में कौन कौन से पदार्थ हैं, इसमें अम्ल और क्षार क्या हैं। ये इस प्रकार की गतिविधि को कराता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देती है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से हटकर नई जानकारी को प्रदान कराती है, या फिर पूर्व अवधारणा, परिकल्पना, प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालने को बढ़ावा देती है, या फिर प्रयोग के माध्यम से पाठ्य पुस्तक की जानकारी को प्रमाणित करने तक सीमित शब्द जहाँ भी आ जाए आप लोग समझ जाया करिए कि ये आप लोगों का गलत ऑप्शन होता है। सीमित केवल ये जितने भी होते हैं गलत होते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूर्व अवधारणा, परिकल्पना और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष को निकालने और समझाने की बात कही गई है, जिसमें तथ्य को प्रकट करने की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 17 नंबर का सी वाला आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन। एक विद्यार्थी कहता है कि हर अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और हर लाल पदार्थ अम्ल होता है। शिक्षक को इस उत्तर के आधार पर क्या करना चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए कि इस प्रकार से नहीं होता है। विद्यार्थी के सही नियम याद करवाना चाहिए। याद करवाने वाला ऑप्शन गलत माना जाता है। इसके बाद इसमें लिखा गया है केवल अम्लों की सूची देकर उसकी गलती स्पष्ट करनी चाहिए। हम किसी भी विद्यार्थियों की गलतियों को स्पष्ट तरीके से नहीं बता सकते हैं कि ये तुम्हारा गलत है, अन्यथा विद्यार्थी सीखना ही छोड़ देते हैं, बल्कि हम उसको वो समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा है तो ऐसा आंसर क्यों आया है। इसलिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें विद्यार्थी अपने कथन की सीमाओं की जांच कर सके। यही तो बात हमने अभी कही है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। डी वाला यानी अनदेखा करना तो हो ही नहीं सकता, नहीं सूची देकर नहीं याद करवाना, यानी कि आंसर 18 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं ही लगे कि हमारा क्वेश्चन गलत था तो गलत क्यों था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो अपनी कथन की सीमाओं को स्वयं से विद्यार्थी जांच सके, ऐसा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन। अम्ल और धातु की अभिक्रिया पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है यदि अम्ल की मात्रा को बढ़ा दी जाए तो क्या परिणाम हमेशा उसी अनुपात में बढ़ेगा। यह प्रश्न का उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन चलिए पढ़ के देखते हैं। इसका ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों से अभिक्रिया की समीकरण को याद करवाना, मतलब याद करवाने वाला तो वैसे भी गलत ही होता है। इसके बाद विद्यार्थियों को निश्चित नियम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को पूर्वानुमान तर्क निर्माण की व्याख्या करने की क्षमताओं को विकसित करना, या फिर विद्यार्थियों की रासायनिक शब्दावली का केवल आकलन करना। मतलब केवल शब्द जहाँ आ जाए वो आप लोगों का निगेटिव होता है, मतलब ये गलत हो गया। समीकरण याद करवाना ये भी गलत हो जाएगा। निश्चित नियम, एक निश्चित विज्ञान जो होता है एक निश्चित नियम पर कार्य नहीं करता है, क्योंकि यहाँ अनिश्चित प्रकार के होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि विद्यार्थियों में पूर्व अनुमान, तर्क और परिणाम की व्याख्या करने की क्षमताओं को विकसित किया गया है। ये विद्यार्थी स्वयं से अपनी क्षमताओं को विकसित करेंगे तो उसमें सकारात्मकता प्रभाव आएगा, सकारात्मकता से संज्ञानात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक के रूप में होते हैं। अगर वो खोजबीन करके स्वयं से कार्य करते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। तो यही इसमें कहा गया पूर्व अनुमान, तर्क और परिणामों की व्याख्या करने की क्षमता को विकसित करता है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं
किसी विद्यार्थी ने कहा कि अम्ल और क्षार मिलाने पर हमेशा उदासीन विलयन ही बनेगा। शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। एक, कथन को गलत बताकर उदासीनीकरण की परिभाषाओं को लिखवा देना, ये होगा, ये गलत है। अलग अलग मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाकर परिणामों की तुलना करवाना, या फिर विद्यार्थियों को उदासीनीकरण की अभिक्रिया को याद करवाना, या फिर केवल pH 7 वाले उदाहरण को दिखाकर अवधारणात्मकता को समाप्त कर देना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उदाहरण दिखाकर अवधारणा समाप्त कर देना, ये बात ही गलत है। इसमें भी अभिक्रिया को याद कराना, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें क्या कहा गया है कि कथन को गलत बताकर उदासीनी की परिभाषा लिखवाना। अब परिभाषा लिख करके बच्चा क्या ही सीखेगा, वो तो सिर्फ रटेगा। और इसमें कहा गया है कि अलग अलग मात्रा में जल और अम्ल को मिलाकर परिणाम की अगर वह तुलना करेगा, खुद से अभिक्रिया करेगा, खुद से मिला करके देखेगा कि अम्ल को मिलाने के बाद क्या होता है और क्षार को मिलाने के बाद क्या होता है, वो खुद से परिणाम को जारी करके देखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 20 का बी वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। अम्ल के अध्यापन में शिक्षक विद्यार्थियों को प्रयोग करने देता है, लेकिन प्रयोग के प्रत्येक चरण और अपेक्षित परिणाम पहले से बता देता है। इसके मुख्यतः कौन सी सीमा उत्पन्न होती है? तो विद्यार्थियों का प्रयोगात्मक कौशल विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है, मतलब कि विद्यार्थियों को स्वयं से करने के लिए, क्रिएटिविटी करने के लिए अवसर नहीं मिलता है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक तथ्यों को समझने का अवसर नहीं मिलता है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र जांच, अनुमान, निष्कर्ष निकालने की भूमिका सीमित हो जाती है, या फिर अम्ल और क्षार की परिभाषाएं याद करने, समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो इसमें ये चीज़ कहा गया था कि अम्ल के अध्यापन में शिक्षक विद्यार्थियों के प्रयोग करने देता है, लेकिन प्रयोग के प्रत्येक चरण अपेक्षित परिणाम से पहले ही, अब पहले ही अगर बता देंगे तो विद्यार्थी सीखेगा क्या? जब वो कर ही नहीं पाएगा, पहले से ही उसका उत्तर पता होगा कि इसका उत्तर यही होगा, तो फिर वो करना ही नहीं चाहेगा, उसके आगे परिणाम करना ही छोड़ देगा। तो इसमें कौशल को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता, ये बात सही है, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। बल्कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि विद्यार्थियों को जाँच, स्वतंत्र जांच, अनुमान और निष्कर्ष निकालने की भूमिकाएं जो होती हैं वह सीमित हो जाती, क्योंकि उसने आधा ही निकाला और शिक्षक ने आधे पर से ही उसको आंसर बता दिया, तो उसमें जिज्ञासाएं ही ख़त्म हो गई। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शिक्षक पूछता है, यदि किसी विलयन का pH 3 और दूसरे का pH 5 है तो दोनों में कौन अधिक अम्लीय होगा, और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यह प्रश्न मुख्यतः किसे जांचता है? तो विद्यार्थियों में हम सबसे पहले क्या करेंगे? pH की परिभाषा स्मरण को याद कराएंगे। याद कराने वाला पहले ही गलत होता है, ये आप लोगों को हमने बताया है कि याद करने वाला, नकल करना, केवल, ये सभी जो होते हैं टैग वर्ड होते हैं, ये गलत होते हैं। तो स्मरण करना गलत हो जाएगा। इसका अम्लों का नाम, सूत्र, स्मरण, ये भी गलत हो जाएगा। रंगों की पहचान, ये भी, यानी कि pH मानों की तुलना करके वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत करने की क्षमताओं का हम विकास करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें pH 3 और pH 5 दोनों ही अम्लीय होते हैं। इसमें कौन सा अधिक अम्लीय है, ये 5 कह रहा है, तो अधिक अम्लीय के लिए हम तुलना ही तो कर पाएंगे दोनों ही अम्लों की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन है, यदि अधिकांश विद्यार्थी अम्ल को केवल खट्टे पदार्थ के रूप में समझते हैं तो शिक्षक का सर्वोत्तम पेडागोजिकल रिस्पांस क्या होता है? मतलब कि खट्टे पदार्थों की सूची को उपलब्ध कराना, ये गलत होगा। सूची हम उपलब्ध करा कर क्या ही कर लेंगे। अतिरिक्त अभ्यास करवाना, ये भी गलत हो जाएगा। पूछे जाने वाले अम्लों के नाम याद कराना, ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि उनके विचारों को सामने लाकर प्रमाणित आधारित गतिविधि के माध्यम से अवधारणाओं को पुनर्निर्मित करवाना, यानी कि उनके विचारों की मौलिकताओं को विकसित करना, उभरने का मौका देना, अभिव्यक्तात्मकता कौशल को विकास करना, यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 23 का सी वाला आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के अध्यापन के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों को 2 अलग अलग परिणाम देता है और पूछता है, इन परिणामों से तुम कौन सा निष्कर्ष निकालते हो? क्या कोई अन्य व्याख्या संभव है, या गतिविधि के दृष्टिकोण को सबसे अधिक
दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निर्माण और जांचवादी आधारित विज्ञान का शिक्षण, मतलब कि जांच करेगा, निर्माण करेगा, तभी खोजबीन करके ही बच्चा सीखेगा, करेगा ही नहीं तो कुछ सीख नहीं पाएगा। अब वो क्लास में आता है सीधे तरीके से केवल सुन करके चला जाता है, तो ऐसे विज्ञान की कक्षाओं में हम नहीं कर पाते हैं, ना ही हम सीख पाते हैं। आज याद होगा दूसरे दिन भूल जाएगा। मतलब कि इसका राइट आंसर निर्माण और जाँच आधारित शिक्षण ही हो जाएगा, मतलब कि बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, यानी कि ये। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। एक विद्यार्थी प्रयोग में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं करता है, विज्ञान शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रक्रिया क्या होगी? अभी ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसे जो करिए, चाहे इसे पढ़ के अभी तुरंत आप इनसे आंसर दीजिए। आप लोगों का ये जो है होमवर्क के तौर पर हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों के 24 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।